Hi everyone, good evening to all. Today we are here for the part third of breathing and exchange of gases. इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स लिए थे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के और हमने अच्छे से कवर किए थे टॉपिक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. अप टू मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वी हैव कवर्ड आवर टॉपिक. And today we will discuss about the respiratory volumes and capacities, further exchange of gases, transport of gases and transport of oxygen plus oxygen dissociation curve, which is very important, and volumes, pulmonary volumes and pulmonary capacities is that topic from where the most of PYQs are there. Most frequently asked topic you can say is pulmonary volume and pulmonary capacities. सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ आपको, ओवरव्यू दे देती हूँ ब्रीथिंग का. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हमने पिछली बार क्या किया था ताकि आप उस अकॉर्डिंग से कनेक्ट कर पाओ. जिसने भी उस लेक्चर को नहीं किया है, अपलोड मैंने किया हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हो. इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन. इंस्पिरेशन इज़ टू इनहेल. जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन और एक्सहेल आउट करना. क्लियर? तो पिछली बार हमने क्या देखा था? पिछली बार हमने देखा था कि ये जो हमारा मैकेनिज्म है, देयर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद द रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है लंग्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्सपायरेशन, एक्सहेल आउट होता है एयर, और इनहालेशन, हम एयर को इनसाइड लेते हैं. तो इसमें हमने देखे थे कौन कौन से मसल इन्वॉल्व हैं. फॉर एग्जांपल इंस्पिरेशन में हमने क्या देखा था? हमने देखा था जो हमारे डायफ्राम मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन से होता क्या है? इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन से हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, थॉरिक्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. इफ़ थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीजेज देयर विल बी इंक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर. वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर there will be increase in the thoracic volume. If there will be increase in the thoracic volume, there will be decrease in intrapulmonary pressure. जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर होता है तो वो कम हो जाएगा. जैसे ही वो प्रेशर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक में प्रेशर ज़्यादा है और हमारी लंग्स में प्रेशर कम हो जाएगा, तो उससे क्या होता है, हम प्रेशर कहाँ से कहाँ मूव करता है? एयर मूव करता है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, सो दैट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द लंग्स. ऑलराइट. एक्सपायरेशन में इसका बिल्कुल ओपोजिट होता है. रिलैक्सेशन होता है हमारा डायाफ्राम्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारे रिलैक्स करते हैं. तो रिलैक्सेशन से हमारा थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है. थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा. प्रेशर के इंक्रीज होने से एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी? फ्रॉम हायर टू लोअर वॉल्यूम, फ्रॉम हायर प्रेशर टू दी लोअर प्रेशर. तो हमारे लंग्स में प्रेशर इंक्रीज होता है और हमारे एटमॉस्फेरिक, अकॉर्डिंग टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो लंग से एयर बाहर निकलता है एटमॉस्फेयर में. तो ये था एक छोटा सा रिव्यू. जैसा कि हमने देखा इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन कैसे इनका मैकेनिज्म होता है, इसका डिटेल मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हमने अच्छे से कवर किया है. और आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, और जिसको हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स भी बोलते हैं. शैल वी स्टार्ट? ऑफ कोर्स यस. This is the star mark topic, the most frequently asked question in PYQ. The most frequently asked question. ये कैसे भी एग्जामिनर आपको ऑल्टर कर डालते हैं नीट में, बट इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना अच्छे से.
सबसे पहला है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम। पाँच सौ ml। इसकी डेफिनेशन हम एनसीईआरटी में से करेंगे। और टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, हम जो नॉर्मल जितना अमाउंट हम एयर का अंदर लेते हैं और जितना अमाउंट हम अपना एयर का बाहर निकालते हैं, तो वो कितना होता है नॉर्मल केसेस में 500 ml होता है। जो भी जितना अमाउंट ऑफ एयर हमने अंदर लिया नॉर्मली और जितना अमाउंट ऑफ एयर हमने एक्सहेल आउट किया नॉर्मली, तो वो कितना होता है 500 ml होता है। तो वो 500 ml होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर। ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। हम जब नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, जब भी हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, हम एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो इनहालेशन में कितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे पास होता है 500 ml। जब हम एक्सहेल आउट करते हैं तो हम कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल करते हैं, तो 500 ml करते हैं। तो वो सिंपली हम कह सकते हैं ये है हमारा टाइडल वॉल्यूम। ऑलराइट, नेक्स्ट, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। Tidal volume is nothing but the amount of air we inhale or exhale out. Simple. Inspiratory reserve volume. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जितना अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल करते हैं नॉर्मल कंडीशंस में विदाउट एनी एक्स्ट्रा फोर्स, हम कितना इनहेल करते हैं एयर को, तो उस नॉर्मल अमाउंट से हटकर हम कितना इनहेल और कर सकते हैं एयर को। फॉर एग्जाम्पल जितना हमने एयर को इनहेल किया, फॉर एग्जाम्पल हमने टाइडल वॉल्यूम इनहेल किया, तो टाइडल वॉल्यूम इनहेल होने के बाद में हम कितना वॉल्यूम एयर का और अपने अंदर ले सकते हैं, हम कितना वॉल्यूम एयर खुद को इनहेल कर सकते हैं, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2500 ml to 3000 ml, इस रेंज में। तो ये है हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम is the volume or the amount of air which we inhale in addition to the tidal volume. All right, additional volume of air a person can inspire by a forcible inspiration. All right, हम अपनी फोर्स से, अगर हमें कोई बोले कि आप कितना मैक्सिमम इनहेल कर सकते हो आप अपनी फोर्स लगाकर, तो हम क्या बोलेंगे, हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इनहेल कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है 25 ml to 3000 ml. ऑलराइट, टाइडल वॉल्यूम इज इन केस ऑफ दी नॉर्मल कंडीशंस, और इसमें हमारे पास हम फोर्स लगाते हैं, हम अपनी फोर्स से एडिशन में, ये एडिशन में है, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर है ये। टाइडल वॉल्यूम तो होता है हमारे पास, और टाइडल वॉल्यूम के एडिशन में एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर वी कैन इनहेल इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाय द फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट, expiratory reserve volume, that is ERV। क्या बोला था मैंने, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, हम टाइडल वॉल्यूम से, टाइडल वॉल्यूम तो हमने नॉर्मल लिया, इनहेल किया हमने नॉर्मल, और इंस्पायरेटरी वॉज कि एडिशनल अमाउंट में हम कितना इनहेल कर सकते हैं, फोर्सिबली हम कितना इनहेल कर सकते हैं। ऑलराइट,
एक्सपायरेटरी में हम फोर्सेबली कितना एक्सपायर कर सकते हैं, हम कितनी हवा को बाहर छोड़ सकते हैं फोर्सेबली। ऑलराइट, और इसका वैल्यू हमारे पास होता है 1000 to 1100 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का वैल्यू हमारे पास होता है 1000 से 1100 ml। तो इतना अमाउंट ऑफ एयर हम बाहर निकाल सकते हैं फोर्सिबली। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। अब आप ये सोचो, ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है जो हमारे लंग्स में एयर है वो पार्टिसिपेट करे हमारे ब्रीथिंग प्रोसेस में। कुछ एयर हमारे पास ऐसी होती है जो हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी नहीं करती। कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा होती है हमारे लंग्स में जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। मैंने क्या कहा, कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में वैसे ही प्रेजेंट होती हैं एज इट इज़, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ब्रीथिंग में। तो उस अमाउंट ऑफ एयर को जो हमारे लंग्स में हमेशा हमेशा के लिए प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1100 से 1200 ml। इतना अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रहता ही रहता है, ये कभी बाहर नहीं जाता। ये अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होता है। और इस वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये वॉल्यूम क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि हमारी लंग्स कभी भी कोलैप्स ना करें। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट्स द collapse of lungs, all right। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, एक बार समराइज करती हूँ। टाइडल वॉल्यूम, हमने कितना इनहेल किया, कितना एक्सहेल आउट किया विदाउट एनी फोर्स। ऑलराइट, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनली फोर्सेबली हमने कितना इनहेल किया। टाइडल वॉल्यूम तो हमने इनहेल कर लिया था, उसके एडिशन में हमने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल किया, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विद फोर्स। ऑलराइट, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स कितना हमने सांस को बाहर छोड़ा, हमने कितनी सांस को बाहर छोड़ा फोर्सेबली। ऑलराइट, रेजिडुअल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हमेशा, इतना अमाउंट ऑफ एयर हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है कोलैप्स ऑफ लंग्स, लंग्स को कभी भी कोलैप्स नहीं होने देता। ये हमारी लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहता है 1100 से 1200 ml। ऑलराइट, इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट वी विल come to pulmonary capacities. We have done with the pulmonary volumes. Now we are going on pulmonary capacities. आज हम क्या करेंगे, आज हम पहले पूरे कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे। Then next, after the completion of the concept, then we will move to the NCERT। फिर मैं आपको NCERT करवाऊंगी। पहले हम अच्छे से फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट पर। Pulmonary capacities. Again, I'm telling you the most frequently asked favorite question of NEET. First is inspiratory capacity. Inspiratory capacity.
अब आप इस बात को ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल हमारा नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस हो रहा है, हम इंस्पायर कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। हमने नॉर्मली एयर को बाहर छोड़ा। जब हमने नॉर्मली एयर को अपनी बॉडी से बाहर छोड़ा तो हम कितना अमाउंट ऑफ एयर अपने अंदर ले सकते हैं? कितना अमाउंट ऑफ एयर ले सकते हैं? जितना हम लेते हैं। कितना लेते हैं? टाइडल वॉल्यूम तो हम लेते हैं 500 ml, वो तो हम लेते हैं 500 ml नॉर्मल कंडीशंस में। और मैंने आपको बताया था अबाउट इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी कि हम टाइडल वॉल्यूम के बिसाइड कितना वॉल्यूम एयर का इनहेल कर सकते हैं बाय द फोर्स। कितना था वो? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC। मैंने आपको क्या बताया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एक्चुअल में क्या है कि हम कितना अमाउंट, हमारी कितनी कैपेसिटी है इनहेल करने की। हमारी जो इनहेल करने की कैपेसिटी है उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ऑलराइट, तो हमने फॉर एग्जांपल हमने नॉर्मली एक्सहेल आउट किया। जैसे ही हमने नॉर्मली एक्सहेल आउट किया, हमारा नॉर्मल एक्सपायरेशन हुआ, तो उसके बाद हम कितना अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल कर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम तो हम नॉर्मली इनहेल करते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम तो होगा इसमें। और एडिशनली फोर्स से हम कितना अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल करते हैं, दैट इज IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी थी? 2500 ml से 3000 ml, सॉरी 3000 है ये। कितना है? 3000 ml तक। ऑलराइट, मीन्स हम बोल सकते हैं हमारा IC कितना है? 500 प्लस 2500, दैट इज 3000 से 3500 ml। This is the inspiratory capacity. I hope it is clear to you. Nothing tough is there. You have to remember all these terms. This is very important. ये हमारा मैच द कॉलम्स में भी आता है, तो इसको अच्छे से करना, स्पेशली ये दिस पार्ट। जैसे हम इनका एडिशन करते हैं तो आपको ये वैल्यूज़ को याद रखना होगा। Next is एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, दैट इज EC। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है? कॉमन सेंस, दिस इज वाइस वर्सा ऑफ द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, हमने नॉर्मल सांस अंदर ली, सांस को नॉर्मली बाहर छोड़ा। जैसे ही हमने नॉर्मली सांस अंदर ली तो हम कितना बाहर छोड़ सकते हैं सांस को? कितना छोड़ सकते हैं? टाइडल वॉल्यूम तो हम छोड़ सकते हैं, है ना? तो टाइडल वॉल्यूम तो हम छोड़ सकते हैं, उसके अलावा हम ERV को भी छोड़ सकते हैं, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी एक्सहेल्ड बाय द फोर्सेबल एक्सपायरेशन। रिमेंबर, हम अपनी फोर्स से कितना अमाउंट ऑफ एयर को एक्सहेल कर सकते हैं, प्लस टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोला मैंने? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऑलराइट, इसका कितना था? 500 ml प्लस 1000 to 1100 ml। ऑलराइट, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 1500 से 1600 ml। Is it clear to your expiratory capacity? Expiratory capacity is nothing but
कितना हम एक्सपायर कर सकते हैं, हमारी कितनी क्षमता है हमारी सांस को बाहर निकालने की। आप इसमें याद रखना, इसमें क्या है, हम नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर करते हैं और आफ्टर द नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मली हमने इनहेल किया एयर को, उसके बाद हम कितना एक्सहेल आउट कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम तो कर सकते हैं हम 500 ml, और उसके अलावा हम एडिशनली कितना कर सकते हैं, दैट इज़ ERV। हम अपनी फोर्स लगाकर कितना कर सकते हैं, दैट इज़ ERV। हमारे पास होता है 1100 से 1200 ml, इनका एडिशन हुआ और ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। इसको प्रॉपरली याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, इज इट विजिबल? नेक्स्ट है हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, वाइटल कैपेसिटी को अच्छे से समझना। अगेन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड BYQ, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न है, हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, वो चल रहा है हमारा नॉर्मल इनहालेशन एंड नॉर्मल एक्सहालेशन। हमने फोर्सिबली फोर्स लगाकर हमने एक्सहेल आउट किया, नॉर्मल फोर्सेबल एक्सपायरेशन किया। तो फोर्सेबल एक्सपायरेशन करने के बाद हम अपने अंदर कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर ले सकते हैं, कितना अमाउंट ऑफ एयर को हम इनहेल कर सकते हैं, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। आई विल रिपीट, हमारा ब्रीथिंग पैटर्न वॉज कंटिन्यूइंग, दैट वॉज इनहालेशन प्लस एक्सहालेशन। हमने क्या किया, हमने फोर्सेबली एक्सपायर किया। आफ्टर द फोर्सेबल एक्सपायरेशन हम कितना अमाउंट ऑफ एयर हम लंग्स के इनसाइड, हमारी बॉडी के इनसाइड ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि हम फोर्सेबली एक्सपायर करेंगे। पहले फोर्सेबल एक्सपायर किया हमने, तो फोर्सेबली एक्सपायर में हमने क्या क्या एक्सपायर किया, टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर किया। फोर्सेबली हमने क्या एक्सपायर किया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV को एक्सपायर आउट किया। हमने इन दोनों को फोर्सेबली एक्सपायर आउट किया। फोर्सेबल एक्सपायरेशन, तो पहले तो हमने की फोर्सेबल एक्सपायरेशन, जितना हम सांस को बाहर छोड़ सकते थे हमने छोड़ दिया उतनी सांस को बाहर। अब हम कितना एयर को अंदर ले सकते हैं, इतना तो ले सकते हैं जितना हमने छोड़ा। उसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, उसके अलावा हम ले सकते हैं एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर विद फोर्सेबल इंस्पिरेशन। ऑलराइट, मीन्स IRV। समझो, वाइटल कैपेसिटी क्या है, फोर्सेबली हमने एक्सपायर आउट किया, हमने सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ दिया, और जब हमने सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ दिया तो उसके बाद हम कितना अमाउंट ऑफ एयर ले सकते हैं, ये तो हमने छोड़ा, तो ये तो हम ले सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम और ERV को तो हमने छोड़ दिया था, तो इसको तो हम लेंगे, टाइडल वॉल्यूम को और ERV को हम लेंगे, तो इतना अमाउंट ऑफ एयर तो हम ले सकते हैं। उसके अलावा हम इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी मीन्स एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर भी ले सकते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर भी ले सकते हैं फोर्सेबली। राइट, इज दिस क्लियर द वाइटल कैपेसिटी? आई होप इट इज क्लियर टू यू।
अच्छा, तो इसके रिलेटेड जो हमारे पास PYQs है ना, मैं उसको अपलोड कर दूंगी, आप प्लीज़ उसको अटेम्प्ट करना। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो इसके रिलेटेड जो भी PYQs होंगे तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, मेरे चैनल पर ही अपलोड हो जाएंगे, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व आउट करना। वो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो उसको इस वीडियो के बाद में उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना। पहले तो आप ये वीडियो देखोगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप NCERT रीड आउट करोगे। NCERT को रीड आउट करने के बाद आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप उसमें से करोगे, बिकॉज बहुत लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और PYQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज़ गो एंड अटेम्प्ट देम। ऑलराइट, सो वेयर वी वर, टोटल लंग कैपेसिटी, this is the fourth one, pulmonary volume। तो ये वाइटल कैपेसिटी का ये एक एक्सटेंशन है, ऐसा बोलते नहीं है वैसे, बताती हूँ कैसे हुआ। क्या हमारे पास नॉर्मली हमने क्या किया था वाइटल कैपेसिटी में, वाइटल कैपेसिटी में हमने बोला था हम फोर्सेबली एक्सपायर करेंगे। क्या करेंगे हम? फोर्सेबली एक्सपायर करेंगे, पूरी सांस को हम बाहर छोड़ेंगे और फिर पूरी सांस को हम अंदर लेंगे। पूरी सांस को हमने बाहर छोड़ा, फोर्सेबली एक्सपायर किया, उसके बाद हमने सांस को लिया अंदर, जितना हम ले सकते थे उतना हमने सांस को अंदर लिया, और इन सब के बाद हमारे लंग्स में कितना कैपेसिटी है, कितना अमाउंट ऑफ एयर इन सब के बाद हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। अब टाइडल वॉल्यूम है हमारे लंग्स में, ERV भी हमने ये फोर्सेबली एक्सपायर किया था, और ये तीनों हमने इनहेल कर लिए। पूरा छोड़ने के बाद सांस को हमने पूरा छोड़ा, देन हमने पूरा इनहेल किया, पूरा छोड़ने के बाद पूरा इनहेल किया। तो इनके अलावा हमारे पास लंग्स में प्रेजेंट है RV, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। ऑलराइट, टाइडल वॉल्यूम, ERV प्लस IRV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इन सबको मिलाकर हमारे पास आती है टोटल लंग कैपेसिटी। अब आप इसको ध्यान से समझो, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस IRV, कहीं देखा है आपने? टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस IRV, ये है हमारी वाइटल कैपेसिटी। ऑलराइट, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी इज नथिंग बट हमने पूरा एयर को बाहर छोड़ा, देन अब हमने जितना हम इनहेल कर सकते थे हमने उतना इनहेल कर लिया। तो इनहेल करने के बाद हमारी लंग्स में कितना वॉल्यूम एयर का प्रेजेंट है, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। ऑलराइट, तो हमारा एक लास्ट पल्मोनरी कैपेसिटी बचा है, दैट इज FRC, फंक्शनल residual capacity. What is this functional residual capacity? Let me tell you. Functional residual capacity, इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने नॉर्मली एक्सहेल आउट किया, हमारा नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न हमारा चल रहा है, इनहेल हम कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, हमने नॉर्मली एक्सहेल आउट किया। नॉर्मली एक्सहेल आउट करने के बाद हमारे लंग्स में कितना वॉल्यूम लेफ्ट है, कितना वॉल्यूम बचा हुआ है हमारे लंग्स में, कितना वॉल्यूम बचा है जो हम फोर्सेबली निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला ना आपको, इसमें क्या है, इसमें हम नॉर्मल एक्सपायरेशन और नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हैं। तो नॉर्मली हमने जितना इनहेल किया और नॉर्मली जितना हमने एक्सहेल आउट किया, तो ये तो हम फोर्सेबली कर सकते हैं ना एक्सहेल आउट, दैट मीन्स ये हमारा एयर का अमाउंट प्रेजेंट है लंग्स में, प्लस
residual volume. This is the functional residual capacity. Volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration. Alright, नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद, हम नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद हमारी लंग्स में कितना वॉल्यूम बचता है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. इज इट क्लियर टू यू ऑल? आई होप इट इज क्लियर टू यू. आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ब्रीदिंग इज डन, नाउ वी आर ऑन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ऑलराइट, जैसा कि हमें पता है हमारा जो एल्विलाई है वो हमारे पास फंक्शनल यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का. मैंने क्या कहा? एल्विलाई. आई एम टॉकिंग अबाउट एल्विलाई. फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का. क्यों फंक्शनल यूनिट है? बिकॉज मेन डिफ्यूजन यहाँ पर होती है. एटमोसफेयर का एयर, एटमोसफेयर के एयर से हम ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ करते हैं? एल्विलाई पर करते हैं. तो इसको हम बोल सकते हैं ना ऐसे कि ये हमारी प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की. क्या है? ये हमारी प्राइमरी साइट है जहाँ पर क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है. गैसेस का एक्सचेंज होता है. ये है हमारी प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ऑलराइट, तो गैसेस एक्सचेंज होता कैसे है? इसको हम ऐसे बोलते हैं कि प्राइमरी यहाँ पर होता है गैसेस का एक्सचेंज, एल्विलाई पर होता है गैसेस का एक्सचेंज. एल्विलाई को हम बोलते हैं एट लंग सरफेस. लंग सरफेस पर भी बोल सकते हैं और एल्विलाई पर भी बोल सकते हैं. प्राइमरी साइट है ये हमारी गैसेस एक्सचेंज की. गैसेस एक्सचेंज होता कैसे है? सिंपल डिफ्यूजन से. सिंपल डिफ्यूजन से. What do you mean by simple diffusion? Simple diffusion is the movement of the particles from the higher concentration to the lower concentration. Simply एयर का हम बोल सकते हैं कि एयर का मूवमेंट है अकॉर्डिंग टू द प्रेशर. ऑलराइट, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है? जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है उससे जहाँ पर प्रेशर कम है उस साइड से मूव करती है. Alright, from higher concentration to the lower concentration. इसमें हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक प्रेशर डेवलप होता है. आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mm ऑफ मर्करी. यस. ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है एयर में? 21%. 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में. तो हमारे एटमॉस्फेयर में उस हिसाब से 21% है. 21/100 इंटू 760. तो उस हिसाब से हमारे एटमॉस्फेयर में है हमारी अमाउंट. एटमॉस्फेयर में 25% ऑक्सीजन का है. तो 25% के हिसाब से इसका कितना हो गया? इसका हमारे पास होता है फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेरिक एयर इसमें 159 एटमॉस्फेयर में 159 mm मर्करी. ये 5 है. 159 mm ऑफ मर्करी. तो ये है हमारे पास प्रेशर का ऑक्सीजन का. दिस इज द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. ऑलराइट, और इसी को बोलते हैं हम पार्शियल प्रेशर. व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? नाउ आपकी बुक में एक टर्म है हमारे पास, दैट इज पार्शियल प्रेशर. Pressure exerted by the individual gas is the partial pressure. We know the air is the mixture of gases. और इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में भी हमारे पास नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है. तो कोई स्पेसिफिक गैस
फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड स्पेसिफिकली कितना प्रेजेंट है, स्पेसिफिकली वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है हमारी एयर में। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, हमारे पास जो एयर है उसमें जो ऑक्सीजन है उसका अकेले का कितना प्रेशर है, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है सिर्फ ऑक्सीजन, वो होता है उसका पार्शियल प्रेशर। दैट इज प्रेशर exerted by the individual gas. I hope it is clear to you. Alright, ये हमारे एटमॉस्फेयर में है 159 mm ऑफ मर्करी। ये सिर्फ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। ऑलराइट, टोटल एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 760 mm ऑफ मर्करी। ये भी आपको क्लियर है डिफ्यूजन, ठीक है। पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और प्रेशर ग्रेडियंट का तो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको क्या बताया अबाउट प्रेशर ग्रेडियंट। लिसन टू मी केयरफुली। ऑलराइट, मैंने आपको बताया कि हमारा जो पार्शियल प्रेशर है, जो हमारा पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो कितना है 150 mm ऑफ मर्करी हमारी एयर में प्रेजेंट है। तो एल्वेलाई में प्रेशर आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? एयर विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द प्रेशर। इतना प्रेशर अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर में है तो एल्वेलाई में उससे कम होना चाहिए। अगर एल्वेलाई में उससे कम होगा तभी तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करेगा हमारा एयर। ऑलराइट, ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। ऑलराइट, मीन्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द लंग सरफेस और एल्वेलाई। सो एल्वेलाई में इस हिसाब से प्रेशर कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। एल्वेलाई में हमारे पास प्रेशर कितना होता है? एल्वेलाई में होता है 104 mm ऑफ मर्करी। ऑलराइट, एल्वेलाई में प्रेशर हमारे पास कितना होता है ऑक्सीजन का? पार्शियल प्रेशर, आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्शियल प्रेशर। ऑलराइट, एल्वेलाई 104 mm ऑफ मर्करी। इज इट क्लियर? सो प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज नथिंग बट डिफरेंस। इट इज नथिंग बट डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस हमारे पास होना चाहिए। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो डिफ्यूजन हमारा नहीं हो पाएगा। प्रेशर डिफरेंस इज नेसेसरी। प्रेशर डिफरेंस होगा तभी हमारा जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो लंग सरफेस में आकर एल्वेलाई पर आकर डिफ्यूज होगा फ्रॉम 159 mm टू दी एल्वेलाई, दैट इज 104 mm ऑफ मर्करी। उसके अलावा एल्वेलाई से हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र होगा। तो ब्लड में अब आप देखो एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई मूव हुआ फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। अब एल्वेलाई में प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और हमारे ब्लड में प्रेशर कम होना चाहिए, तभी तो वो फर्दर मूव करेगा हमारे ब्लड में। ऑलराइट, तो इसका मैकेनिज्म अब मैं आपको समझाने वाली हूँ। अच्छे से देखिएगा, डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। Listen it carefully. You know what the thing is? We have to listen carefully. जब हम केयरलेसली सुनते हैं तो हमारा ध्यान नहीं होता तो ब्लंडर्स होते हैं। एग्ज़ाम्स में भी हमारे साथ फिर ऐसा ही होता है। जब भी टीचर कुछ भी कहे तो उसको ध्यान से सुनना, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है हमारा ग्रैस्पिंग पावर हमारा इतना अच्छा हो जाता है, हमें फिर एग्ज़ाम तक वो चीज़ अच्छे से याद रहती है। तो इस बात का ध्यान रखा करो। जब भी आप लेक्चर में हो तो थॉट प्रोसेस को आप साइड में रखा करो। थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और पढ़ा रही हूँ, कोई और कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ तो आप सर्कुलेशन के बारे में सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्रीथिंग चल रहा है, आप सर्कुलेशन के बारे में सोच रहे हैं। दिस इज़ नॉट द वे। वी हैव टू फोकस ऑन दिस। ऑलराइट।